हाँ, बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे क्वेश्चन किया था, इमेज पे क्वेश्चन किया था। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके किसी भी थ्री डायमेंशनल प्लेन, किसी भी प्लेन में आप किसी पॉइंट का इमेज निकालना, पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, लाइन का प्रोजेक्शन निकालना, लाइन की इमेज निकालना, यही सारी बातें कर रहे थे, राइट? है ना? हेलो, थोड़ा बोलते रहो। यस सर। यस सर। ठीक है। तो एक बार पहले मैं सारी बातें ऐसे रिवाइज करते हुए चल रहा हूँ, जस्ट पीपीटी के थ्रू एक बार जो जो पॉइंट पिछली क्लास में हुआ था कंसेप्चुअली रिवाइज करेंगे, थोड़ा आपको टेस्ट करेंगे कि आपको याद है कि नहीं कॉन्सेप्ट, फिर सीधे और कुछ दो चार कॉन्सेप्ट और खत्म करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास का यही काम है। तो सबसे पहले तो ये याद होगा आपको कि x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस दिस डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये पूरा प्रोसीजर यही था ना, कि किसी प्लेन में अगर अपन किसी प्लेन में किसी पॉइंट की इमेज ले रहे हैं तो हम जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड ले करके और फिर ये रिलेशन रेशियो प्रोपोर्शन से लिखा था। फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए हमने बोला कि ये जो पॉइंट ए है वो एम पर कोइंसाइड करेगा तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये चीज जीरो हो जाएगी। इसकी वजह से हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला बना था ये, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस। फिर हमने बोला कि जब ये पॉइंट ए इमेज क्यू से कोइंसाइड कर जाएगा तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी की वैल्यू नेगेटिव ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी हो जाएगी। तो अगर हम इसकी जगह पर यही सेम क्वांटिटी फिर से आ जाएगी तो माइनस टू टाइम्स आ जाएगा। तो इमेज के लिए हमारा फॉर्मूला ये बना था। देयरफॉर हमने सिर्फ क्या बोल दिया था, हमने बोल दिया था कि आप एक रिजल्ट याद रखो इसी पूरे डिस्कशन में, कि एक रिजल्ट याद रखो कि यहां पर हम इस जगह पर इमेज के लिए टू है और यहां पर वन है। मतलब अगर हम इस दोनों की जगह पर दिस थिंग इज इक्वल टू क्या कर दें, क्या लिख दें, लैम्डा टाइम्स माइनस लैम्डा टाइम्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो लैम्डा इक्वल टू वन के केस में क्या हो जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा, और लैम्डा इक्वल टू टू के केस में क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। और इसी तरह से एनलार्ज्ड इमेज की बात भी हम कर सकते हैं, ट्वाइस थ्राइस ऐसा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद है। मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपसे चाहूंगा कि आप इन सब का आंसर करते जाइए एक एक केस करके। जैसे मान लिया अगर ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और उसका आंसर तुरंत निकाल के बताएंगे, तुरंत आंसर निकालिए इमीडिएटली। देखना कि कौन सबसे पहले आंसर, क्योंकि देखो आता सब कुछ है आपको, स्पीड में देख रहा हूं आपकी। टू माइनस वन कॉमा थ्री से एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो में फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आप लिखेंगे x माइनस टू ओवर वन इज इक्वल टू वाई प्लस वन ओवर वन इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री ओवर वन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टाइम्स, जब ये कोऑर्डिनेट यहां पुट करेंगे तो थ्री डिवाइडेड बाई थ्री ऐसा आएगा, बोलो। तो यहां से आपका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा, ये थ्री और थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया, टू माइनस लैम्डा कॉमा माइनस वन माइनस लैम्डा कॉमा थ्री माइनस लैम्डा। ये पॉइंट आया जिसमें लैम्डा की वैल्यू वन पुट किया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर से क्या आया जल्दी बताओ, और इमेज क्या है, क्विकली आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। वन माइनस टू टू। वेरी करेक्ट, वन कॉमा नेगेटिव टू कॉमा टू। और इमेज का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,-3,3 जीरो कॉमा नेगेटिव थ्री कॉमा वन। वन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
जैसे मैंने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ दिस लाइन इन दिस प्लेन, दो प्लेन दिया हुआ है और लाइन दिया हुआ है, आपको इस प्लेन में लाइन का इमेज निकालना है। प्रोसीजर याद है? देखो ये बातें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। प्रोसीजर याद है ना? यस सर। यस। ऐसा प्लेन है और ये लाइन है, सपोज करो ये लाइन है, तो आपने लाइन का एक पॉइंट दिया हुआ होगा, जैसे यहां पर पॉइंट क्या दिया हो 1,2,3। अब इस पॉइंट का आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं और इस पॉइंट की इमेज भी निकाल सकते हैं। और इस लाइन का प्लेन से इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल सकते हैं। मान लो ये इंटरसेक्शन पॉइंट बी है, तो अगर आप बी से एम को ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन आएगी इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, और बी से क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी, इस लाइन को अपन बोलेंगे इमेज, इमेज लाइन होगी ये वाली लाइन, ये इमेज होगी। तो लाइन ऑफ प्रोजेक्शन का इक्वेशन लिखना है तो आपको 2.5 में लिख सकते हैं, और इमेज का इक्वेशन लिखना है तो इमेज का भी अपन लिख सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले तो ये पॉइंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? बी पॉइंट, कार्टेशियन में लिख के पर हाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट को लिखेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे प्लेन में, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मान लिया आपकी बात को। इन्होंने बोला कि 1,2,3 इसका कार्टेशियन पॉइंट इसका बी का लिखेंगे, और वो आएगा अगर दिस इक्वल टू लैम्डा लेकर के, तो आप लिखोगे 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 2 माइनस 4 लैम्डा कॉमा 3 प्लस 2 लैम्डा। बोलो हाँ या ना? यस। और इसको पुट कर देंगे प्लेन के इक्वेशन में, पुट कर देंगे, है कि नहीं? यस। सर ये तो टच नहीं कर रही है ना। इसमें पुट कर देंगे। हाँ कुछ बोल रहे थे तुम, बोलो। टच नहीं कर रही है तो कैसे पता चला? वो तो सर शुरू में ही पता चल गया, तो जीरो लैम्डा ही कट रहा था और अनइक्वल वैल्यूज कांस्टेंट आ रहे थे। हाँ देखो, अब ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन, जानबूझ करके मैंने ऐसी सिचुएशन दी है कि जब आप इसको पुट कर रहे हो यहाँ पर, तो देखो क्या आया, 2 लैम्डा प्लस 1, इन तीनों का सम 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 माइनस 4 लैम्डा एंड प्लस 3 प्लस 2 लैम्डा एंड माइनस 3 इक्वल टू 0 किया, तो आपको देखो ये लैम्डा का सारा टर्म कैंसिल हो गया और आ गया, इक्वालिटी नहीं आएगी ना, 4 इक्वल टू 0 आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल का मतलब क्या हो? इसका मतलब है कि ये लाइन प्लेन के पैरेलल है। हेलो, किसी भी लैम्डा के लिए ये पॉइंट प्लेन में नहीं लाई करेगा, मतलब लाइन प्लेन के पैरेलल है। अच्छा ये डायरेक्ट दिख रहा था, डायरेक्ट दिख रहा था यहां पर, देखो क्यों? क्योंकि लाइन का वेक्टर और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर का डॉट लो, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 2 प्लस माइनस 4 प्लस 2 0। मतलब है कि ये जो लाइन है ये नॉर्मल वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन एक्चुअली जैसे देख रहे हो ऐसी नहीं है, ये लाइन एक्चुअली ऐसे है, ऐसे। अगर ये लाइन ऐसे है तो इसका इमेज निकालना होगा, तो ज्यादा आसान नहीं है? इसका इमेज निकालने के लिए क्या करना है, तो इसकी इमेज लाइन भी इस प्लेन में ऐसे होगी, तो जस्ट इसी के पैरेलल होगी, तो इमेज लाइन विल बी पैरेलल। तो आपको ये जो मेथड बताया गया उस मेथड को भी ब्लाइंडली नहीं काम करना है। आप पहले देख लो कि लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं। अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है, अब यहां नोट करके लिख लो इसको कहीं पर, नोट करके क्या लिखेंगे, इफ लाइन इज पैरेलल टू प्लेन,
तब हमारा प्रोसीजर क्या होगा कि भाई जो इमेज है इसका डायरेक्शन रेशियो और लाइन का डायरेक्शन रेशियो सेम होगा। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एंड इमेज विल बी सेम। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो उस केस में हमें लाइन का डायरेक्शन रेशियो डायरेक्टली आ गया। जैसे इस केस में हमारा लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया, 2 4 -2, मतलब 1 -2 1, ये आ गया। अब अगर किसी लाइन का, इमेज लाइन का मेरे को डायरेक्शन रेशियो मिल गया 1 -2 1, अब हमें और क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट चाहिए तो हमने 1 2 3 का मिरर इमेज ले लिया इस प्लेन में। लिख लो, मिरर इमेज लेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 का प्लेन में मिरर इमेज x-1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y-2 अपॉन 1 इज इक्वल टू z-3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3, तो 3 - 2 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाई 3। क्या आया पॉइंट, बोलो इमेज कोऑर्डिनेट बोलो जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ। -1 -2 -3। तो राइट जी, -1 एंड -2 कैसे आया भाई, 0 -1 0 एंड 1, -1 0 1। तो इक्वेशन आ गया। तो इक्वेशन आंसर क्या है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इमेज लाइन, इमेज लाइन का इक्वेशन क्या है बोलो, x-1 डिवाइडेड बाई डायरेक्शन रेशियो क्या है 1, 1 y डिवाइडेड बाई -2, -2 z-1 डिवाइडेड बाई 1। 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इमेज लाइन। अच्छा, अगर आपको लाइन ऑफ प्रोजेक्शन निकालना होता है, ये वाली लाइन प्रोजेक्शन लाइन, तब कैसे निकालते, तो लाइन ऑफ प्रोजेक्शन का भी डायरेक्शन रेशियो वही आएगा 1 -2 1, क्योंकि ये तीनों पैरेलल होंगे। और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लोगे तो लाइन ऑफ प्रोजेक्शन भी आ जाएगी। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस जगह पर 2 के बजाय 1 पुट करेंगे, तो ये -1 हो जाएगा उस केस में, -1 तो 1 तो 0 0 1 2 0 1 2 0 1 2। तो अगर मेरे को कोई बोलता है एलओपी का, लाइन ऑफ प्रोजेक्शन का इक्वेशन क्या होगा, तो अपन लिखेंगे x/1 इज इक्वल टू y-1 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू z-2 डिवाइडेड बाई 1। ये लाइन ऑफ प्रोजेक्शन का इक्वेशन भी आ रहा है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है तो उसका इमेज भी लाइन के पैरेलल होगा, और जो लाइन ऑफ प्रोजेक्शन भी लाइन के पैरेलल होगी। तो डायरेक्शन रेशियो सेम आ जाएगा, पॉइंट निकालो, रिफ्लेक्ट करके आंसर आ जाएगा। अच्छा जरा ये वाले केस को देखो, इसका क्या कहानी है, ये दूसरे पार्ट का क्या कहानी है। सेम ही है सर, मतलब से पैरेलल है। नहीं, सेम नहीं है। इस केस में क्या है, पैरेलल ही है इसके प्लेन, लेकिन इस केस में ये लाइन इसी प्लेन में लाई कर रही है, क्योंकि ये लाइन का पॉइंट जो है इस प्लेन में है। इस लाइन का Yes. पॉइंट 1 2 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये केस ऐसा आ गया कि ये जो लाइन है एक्चुअली ये लाइन ऑफ प्रोजेक्शन ही है। ये लाइन इसी में प्रोजेक्टेड है। तो जब कोई प्लेन में लाइन कंप्लीटली लाई कर रही है तो उसका इमेज क्या होगा, उसका इमेज वो खुद ही होगी। तो इस केस में इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज एज वेल एज एलओपी दोनों क्या होगा, सेल्फ है। यही लाइन आएगी सेम, कौन सी, x-1/2 इज इक्वल टू y-2/-4 इज इक्वल टू z-3/2। तो आपको प्रोसीजर समझ में आना चाहिए, बट उससे पहले आप पहले चेक कर लेना कोई स्पेशल केस तो नहीं। अच्छा जरा एक और सिचुएशन देखो, अगर मान लो लाइन ऐसे होती, अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होती तब, ये लाइन ऐसे दी होती तब, मतलब अगर लाइन का डायरेक्शन वेक्टर और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर सेम होता, मान लो लाइन ऐसे मैं दे देता कि भाई एक लाइन है x-2 डिवाइडेड बाई 1
इज इक्वल टू वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1, और बोलता है कि इस लाइन का इमेज बताओ प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 में। तब क्या बोलेंगे, आंसर क्या होगा आपका? सेम लाइन। तो लाइन हाँ हाँ, तब बोलेंगे बिकॉज दिस लाइन इटसेल्फ इज अ नॉर्मल टू द प्लेन, तो नॉर्मल टू द प्लेन है तो इसका इमेज ये लाइन खुद ही है। और अगर इसका बोलेंगे कि इसका इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, तो बोलेंगे इसका कोई प्रोजेक्शन नहीं होगा, इसका प्रोजेक्शन एक पॉइंट होगा सिर्फ प्लेन में। एग्रीड? यस सर। यस सर। ओके, तो ये डिस्कशन भी रिवाइज हो गया। अब ये सब क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूं क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, ये सब कर चुके हैं, तो आई एम जस्ट लीविंग दिस क्वेश्चन। इमेज ऑफ लाइन इन अ प्लेन का पूरा प्रोसीजर कि ये प्लेन दिया, ये लाइन दिया, तो आपने क्या करना होता है, तो पहला स्टेप में फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x नॉट y नॉट z नॉट, ये वाला ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। फिर क्या बोला गया कि लाइन का पॉइंट x1 y1 z1 का इमेज ले लो प्लेन में, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ले लो, तो ये m और q निकाल लेंगे, फिर am से लाइन ऑफ प्रोजेक्शन और aq से इमेज मिल जाएगा। दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट, और इस पर क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक कि इसमें मुझे कुछ भी रिवाइज करने की जरूरत है, तो इसको स्किप करो, मैं भूलेगा तो नहीं कभी ये? नो सर। तो ये क्वेश्चन अपने आप दोबारा कर लेना, मैं अभी इस पर टाइम नहीं किल करूंगा, आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो इस तरह का जैसे ये लाइन दिया और ये प्लेन दिया, तो लाइन ऑफ प्रोजेक्शन और इमेज दोनों आप निकाल सकते हैं। तो इस पर क्वेश्चन हम लोग क्लास में चूंकि कर चुके हैं, इसलिए इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। या करोगे अभी, निकाल के देखोगे? देख ही लो, एक बार निकाल के देखो, लेट्स लेट्स चेक कि आंसर सही आता है कि नहीं आपका। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना पहले, इस लाइन का पॉइंट निकाल लो लैम्डा के फॉर्म में, क्या आएगा पॉइंट? फिर इसको प्लेन के इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दो, तो लैम्डा प्लस 6 एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा, लैम्डा प्लस 6 -30, तो लैम्डा की वैल्यू अपन क्या निकाल रहे हैं? -3। माइनस। तो उससे ये ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो भी आया लिख जाओ, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलो आप। सर 5 - 1 9। 5 या -5? सर -5। ये -5 -1 9। -5 -1 और 9। 9, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। और ये फुट ऑफ एम और क्यू का कोऑर्डिनेट निकालो, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ एम और क्यू? एम और क्यू के कोऑर्डिनेट के लिए ये वाला पॉइंट अपना है 1 2 3, 1 2 3, और प्लेन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड -3 इक्वल टू 0, तो x -1/1 इज इक्वल टू y -2/1 इज इक्वल टू z -3/1 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टाइम्स 3/3। 3/3 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 3/3 हटाइए तो आप, इसकी जरूरत नहीं है। इससे हमारा जो कोऑर्डिनेट आया वो आ रहा है 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा। अब इसमें अगर हमें m का कोऑर्डिनेट लिखना है तो लैम्डा की वैल्यू 1 होगी, लैम्डा 1 से आपको m का कोऑर्डिनेट आया, क्या आया? 0 1 2। और क्यों इमेज का कोऑर्डिनेट के लिए लैम्डा आपने 2 पुट किया होगा, तो आया होगा -1 -1 0 और 1। 1, वेरी राइट। अब आप लाइन ऑफ प्रोजेक्शन का इक्वेशन फटाफट लिख दो और इमेज का भी इक्वेशन लिख दो। तो
तो एलओपी का इक्वेशन आपने लिखा होगा तो 2 पॉइंट सर फॉर्म में x by 5 y minus 1 और z minus 2 by minus 7 y minus 1 upon 2 and and z minus 2 upon minus 7 वेरी राइट, वेरी राइट। और इमेज का कोऑर्डिनेट क्या लिखा? x plus 1 by 4 y by 1 और z minus 1 by minus 8 वेरी करेक्ट। तो आई थिंक अप टू हियर यू आर परफेक्ट। मीन्स लाइन का इक्वेशन लिखना, लाइन का इंटरसेक्शन है नहीं है वो सब डिसाइड करना, स्क्यू लाइन है नहीं है डिसाइड करना, स्क्यू लाइन है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, फिर लाइंस के बीच एंगल, लाइन और प्लेन के बीच एंगल, प्लेन के बीच एंगल, प्लेन और प्लेन के बीच में एंगल, प्लेन के वेरियस फॉर्म में इक्वेशन, प्लेन में किसी पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज, प्लेन का पॉइंट से डिस्टेंस, दो पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस, और फैमिली ऑफ प्लेन। ये सारी बातें आप कर चुके हैं और रिवाइज भी करते जा रहे हैं सो दैट ये समझ लो इसके बाद भूलने नहीं देना ये सब चीज को। वेक्टर 3D में 100% स्कोर चाहिए अपने को, कुछ भी पूछ लें, चाहे जेईई मेन में चाहे जे एडवांस में। ये डिस्कस हो चुका था कि किसी प्लेन के पैरेलल फैमिली ऑफ प्लेन लिखना है तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म को लैम्डा से रिप्लेस करते हैं, याद आया ना? यस सर और अगर किसी दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करने वाले प्लेन की फैमिली का इक्वेशन क्या होता है? P1 प्लस लैम्डा P2 0। आई होप यू रिमेंबर। यस सर। तो इस पर भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? ये सारी बात एक बार सभी लोग देख लो, जो लोग एब्सेंट थे वो लोग भी देख ले कि अगर दो प्लेन पैरेलल तो उनके नॉर्मल वेक्टर सेम होंगे, नॉर्मल वेक्टर सेम होंगे तो r डॉट n तो सेम ही रहेगा, सिर्फ सिर्फ उसका ओरिजिन से डिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो उसको हम वेरिएबल डिस्टेंस मान के लैम्डा मान लो। r डॉट n इक्वल टू डी के पैरेलल प्लेन लिखना है तो r डॉट n इक्वल टू लैम्डा लिखेंगे ऐसा, या लीनियर पार्ट को सेम रखते हुए कांस्टेंट टर्म को लैम्डा से रिप्लेस कर देंगे। दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करता हुआ प्लेन लिखना है तो मान लो ये P1 0 है और ये P2 0 है, तो ये वाला जितने भी प्लेन है ऐसे वाले, ऐसे ऐसा कोई प्लेन है या ऐसा कोई प्लेन है ना, या ऐसा कोई प्लेन है, ऐसे जितने भी प्लेन है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं वो फैमिली ऑफ प्लेन का इक्वेशन होता है P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। अब उस फैमिली का कोई पर्टिकुलर मेंबर चाहिए तो उसके लिए लैम्डा की वैल्यू चाहिए। वो लैम्डा की वैल्यू कैसे मिलेगी? कोई एक्स्ट्रा कंडीशन देंगे, वहां से लैम्डा की वैल्यू डिसाइड हो जाएगी। ये डिस्कस हो चुका था क्लास में, तो इस पर कुछ क्वेश्चंस करके बताइए, फटाफट निकालते जाइए। राइट इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन एट अ डिस्टेंस 3 फ्रॉम प्लेन पासेस थ्रू 1 1 1। ये दो पार्ट का आंसर करिए क्विकली, जल्दी से। दोनों पार्ट के लिए आपके पास 2 मिनट टाइम है, डोंट टेक मोर देन 2 मिनट्स प्लीज।
डन। यस यस सर। Yes, sir. सिंपल था। पहले वाले का क्या आंसर है? पहले वाले में क्या किया आपने? सर उसमें d का कोऑर्डिनेट -6 आ जाएगा। ठीक है, आपने लिखा होगा 2x प्लस 2y प्लस जेड प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, यही लिखा होगा। फिर एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम द प्लेन, मतलब इस प्लेन और इस प्लेन से डिस्टेंस इनके बीच क्या होगी भाई? ये प्लेन इसके पैरेलल है और इस प्लेन से इसका डिस्टेंस कितना चाहिए? 3 यूनिट चाहिए। तो आ जाएगा d-3 mod ओवर अंडर रूट ऑफ कितना? 4 + 4 + 1 इज इक्वल टू कितना चाहिए? 3। तो d-3 mod इज इक्वल टू हाउ मच? 9। सो d इज इक्वल टू हाउ मच? 3 - 9 और 3 + 9। तो d की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी -6 और एक आएगी 12। बोलो हाँ या ना? तो आपके दो Yes, sir. इक्वेशन आएंगे। एक इक्वेशन आएगा 2x + 2y + z -6 इक्वल टू 0, और एक आएगा 2x + 2y + z + 12 इक्वल टू 0। हेलो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। कितने लोग का ये दोनों इक्वेशन आया था? कितने बच्चों का दोनों आंसर आया था? गुरिंदर का आया था। कितने लोगों ने एक पार्ट इसमें से मिस कर दिया था बिकॉज ऑफ सम रीजन? तो थोड़ा सा ध्यान देना। मॉड है बेटा, मॉड होगा तो ऑब्वियसली दो वैल्यू आएगी ना, तो उसका केयर करना, क्योंकि ये गलती होती है बहुत कॉमनली। चलिए कोई बात नहीं है। पासेस थ्रू 1 1 1 तो स्ट्रेट अवे था, सीधे इसमें 1 1 1 पुट करो तो डी की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, है ना? Yes. तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -5। तो वहां से डायरेक्ट आंसर आ गया। गो अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2 एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन P3। लिखिए। P1 और P2 प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन जो तीसरे वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब सिचुएशन अगर ज्योमेट्रिकली समझना हो तो मैं दिखा दूंगा, आप अपना काम पहले सोचते रहिए, आप खुद देखिए क्या आंसर करेंगे आप। समझ लो ऐसी कोई सिचुएशन है, ऐसे दो प्लेन्स हैं। एक प्लेन ये है, ये वाला, और एक ये वाला प्लेन है। और ये दोनों प्लेन डेफिनेटली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। ये P1 प्लेन है, P1 0 है, और ये वाला प्लेन P2 इक्वल टू 0 है। इनके इंटरसेक्शन से एक प्लेन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास करेंगे। उनमें से एक प्लेन है जो एक तीसरा प्लेन दिया हुआ इसके परपेंडिकुलर है, ऐसा। उस प्लेन का इक्वेशन चाहिए। ये P4 इक्वल टू 0 का इक्वेशन चाहिए। कौन सा? जो P3 इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर हो। तो ऐसे मान लो कि ऐसे दो प्लेन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनके उनके इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास करेंगे, उसमें से वो वाला जो तीसरे वाले प्लेन P3 इक्वल टू 0 के 90 डिग्री पर हो। वो प्लेन का इक्वेशन अपन कैसे लिखेंगे? क्या करना चाहिए पहले मुझे बताओ। बिफोर यू जस्ट गो एंड कैलकुलेट, जस्ट लेट मी नो दैट हाउ डू यू प्रोसीड फॉर दिस क्वेश्चन। फिर सर डायरेक्शन वेक्टर और स्ट्रेट लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है। क्या क्या फिर से बोलो। सबसे पहले डायरेक्शन वेक्टर ऑफ
द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, उसके बाद एक जो परपेंडिकुलर प्लेन दिया हुआ है वो उससे एक और वेक्टर आ जाएगा प्लेन के अंदर, और फिर हम एक पॉइंट निकाल सकते हैं उस लाइन में जो इंटरसेक्शन के, और डिटर्मिनेंट से प्लेन लिख सकते हैं। बहुत लेंथी तरीके से जा रहे सर हो। फैमिली ऑफ प्लेन से भी कर सकते हैं। फैमिली ऑफ प्लेन से P4 इक्वल टू 0 जो प्लेन है बच्चे, P4 इक्वल टू 0 इज अ मेंबर ऑफ, इट इज मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन। कौन सा फैमिली ऑफ प्लेन? P1 P2 P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। मानते हो सब लोग कि नहीं इस बात को? यस। तो P4 इक्वल टू 0 का इक्वेशन हम लिख सकते हैं ना। P4 का इक्वेशन अपन क्या लिखेंगे? P1 मतलब व्हाट? 2x माइनस 3y प्लस z माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 मीन्स x माइनस y प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन अपन लिख रहे हैं ये एक फैमिली ऑफ प्लेन का इक्वेशन है। कौन सी फैमिली ऑफ प्लेन? वो फैमिली ऑफ प्लेन जो P1 और P2 मतलब इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के थ्रू गुजर रही है, वो प्लेन, इनफाइनाइट प्लेन जो इस LOI से पास कर रहे हैं। अब उसी में उसी फैमिली ऑफ प्लेन का एक प्लेन ऐसा है जो इसके परपेंडिकुलर है। तो ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है बोलो? इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा? 2 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा कॉमा माइनस 3 माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस 3 कॉमा 1 1 प्लस प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा। एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट, जेड का कोएफिशिएंट। ये जो वेक्टर है ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। ये ध्यान देना, किसका? P4 प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है ना। मतलब ऐसा वेक्टर है कोई ऐसा। अब ये नॉर्मल वेक्टर का और जो नॉर्मल वेक्टर इस P3 का नॉर्मल वेक्टर है, दोनों के बीच क्या रिलेशन है भाई? डॉट 0 90 होना चाहिए। तो P3 का नॉर्मल वेक्टर ऑफ P3 क्या है बोलो? नॉर्मल वेक्टर ऑफ P3 वो है 1 2 माइनस 3 2 नेगेटिव 3। ये दोनों नॉर्मल वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर। मान लो ये U वेक्टर है और ये V वेक्टर है, तो U और V में क्या कहानी है? U डॉट V 0 होना चाहिए। U वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू V वेक्टर, देयरफॉर U डॉट V इज 0। और यहां से आपके पास क्या आएगा? 2 प्लस लैम्डा एंड माइनस 2 लैम्डा माइनस 6 एंड माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। आ रहा है लैम्डा की वैल्यू? -7/4। 4 लैम्डा इज इक्वल टू -7, तो लैम्डा इज इक्वल टू -7/4। करेक्ट। तो बस कहानी खत्म हो गई। लैम्डा आ गया, लैम्डा आ गया तो इक्वेशन आ गया प्लेन का। तो P4 प्लेन का इक्वेशन आ गया। क्या आया? लैम्डा को -7/4 डालो तो आ जाएगा 4 टाइम्स 2x माइनस 3y प्लस z माइनस 4 माइनस 7 टाइम्स x माइनस y प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करोगे तो 14 माइनस 7 7x माइनस 12 प्लस 7 माइनस 5y and 4 minus 7 minus 3z and minus 16 and minus 7 minus 23 equal to 0। आप एक बार कैलकुलेशन को ध्यान से चेक कर लेना, ऐसा कुछ इक्वेशन आए। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात? तो आपको कॉन्सेप्ट जो आप लर्न कर रहे हैं उस मीन्स लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट इज वन थिंग एंड यूटिलाइजिंग इट एट अ राइट प्लेस इज अनदर थिंग। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको बहुत सारी बातें पता होती है बट किस जगह पर कौन सा चीज इस्तेमाल करना है ये नहीं पता, और उसको आप डिसीजन नहीं ले पाते हो सही, तो एक अच्छा आंसर नहीं प्रोड्यूस कर पाते, अच्छा सोल्यूशन नहीं दे पाते। तो उसका ध्यान रखना है आपको। सर -7 नहीं आएगा। क्या बोला? 7x नहीं आएगा, x आएगा शायद। 8 - 7, हाँ तुम सही बोल रहे हो। 4 2 8
-7 है तो x आएगा बच्चे, बिल्कुल सही बोल। बाकी सारे पॉइंट तो ठीक है। यस। चलिए जी, ये बात भी रिवाइज हो रही है, क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलो करके बताओ जरा, तो देखें क्या बता करते हैं। हो गए सर। क्या किया बताओ। तो फैमिली ऑफ लाइंस का यूज किया। ठीक है, तो मान लो पहला प्लेन था तुम्हारा x+y+z -1 लैम्डा टाइम्स दिस +2x +3y -4z इक्वल टू 0। ये फैमिली ऑफ प्लेन है, p1 + लैम्डा p2 है, p2 + लैम्डा p1, जो भी लिखते हैं। फिर हमें इसका वो मेंबर चाहिए जो x एक्सिस के पैरेलल है। मतलब क्या हुआ, x एक्सिस के पैरेलल मतलब वाई जेड के परपेंडिकुलर। एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब जो इक्वेशन होती है आई तो कैप्स का नॉर्मल। तो सबसे पहले तो इसका इक्वेशन आएगा λ+2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस λ+3 मल्टीप्लाई बाय y प्लस λ-4 मल्टीप्लाइड बाय z एंड माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। और फिर हमने बोला इट इज दिस द मेंबर विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है कि yz एक्स एक्सिस के पैरेलल होने के लिए क्या नॉर्मल वेक्टर के बारे में क्या है, इसका नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो जाएगा यस। λ+2 i कैप प्लस λ+3 j कैप। ये जो नॉर्मल वेक्टर है λ-4 k कैप, ये नॉर्मल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर क्या है आई कैप। बोलो यस और नो। इफ अ प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब प्लेन हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो कुछ भी ऐसे ले लिया, मान लो ऐसे, ऐसा प्लेन है और ये हमारा प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस मतलब आई कैप के साथ में उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो λ+2 क्या हो गया 0, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई -2। लैम्डा -2 आ गया तो इक्वेशन क्या आया, इक्वेशन आ गया y बोलो -6z +2 इक्वल टू 0। दिस इज द डिजायर्ड प्लेन। बोलो यस और नो। यस। यस सर। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, ये डिस्कशन पर पिछला क्लास खत्म हुई थी
कि अगर दो प्लेन है तो उन दोनों प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। क्या है, ये मान लो दो प्लेन है, इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो कैसे निकालने के लिए क्या बताया था, बताओ कौन बताएगा मुझको। दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैंने क्या क्या मेथड बताए थे आपको। हाँ हिमांशु बोलो। सर इन दोनों के नॉर्मल वेक्टर्स होंगे, उनको हाँ, क्रॉस क्रॉस करके हम जो डायरेक्शन वेक्टर निकाल सकते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए हम दोनों वेक्टर के, दोनों प्लेन के नॉर्मल्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। वेल डन। और सर ठीक, हमें एक पॉइंट भी चाहिए होगा, उसके लिए हम किसी भी कोऑर्डिनेट को जीरो पुट करेंगे एक्स वाई जेड को, ताकि हमें दो लीनियर इक्वेशंस आ सके। हाँ ठीक है, इसका नॉर्मल वेक्टर n1 है और इस दूसरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर n2 है। तो बिकॉज ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जिसको आप बोल रहे हैं ये दोनों प्लेन में लाई कर रही है, इसलिए ये लाइन जो है वो दोनों के नॉर्मल वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होगी। तो n1 क्रॉस n2 इसका डायरेक्शन रेशियो होगा, n1 क्रॉस n2। और ये निकालने के लिए आपने फटाफट निकाल लिया कि dr जो है, dr आ गया i कैप j कैप k कैप a b c a1 b1 c1, ये dr आ गया। मान लो ये dr जो आया लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का वो आया lmn सपोज करो। अब हमें इक्वेशन लिखना तो एक पॉइंट चाहिए, तो इस पर, इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर कोई एक पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें दोनों प्लेन को सॉल्व करके कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। उसके लिए क्या बताया कैसे करें, या तो z को जीरो कर दो, z की कोई वैल्यू असाइन कर दो, या x की वैल्यू असाइन कर दो, या y की असाइन कर दो। जीरो असाइन करना ज्यादा आसान होगा। अगर मैं z जीरो असाइन करता हूं दोनों प्लेन में, तो आपके पास एक इक्वेशन आएगा ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस डी। एक इक्वेशन आ जाएगा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू d1, माइनस डी नहीं डी आ जाएगा इनफैक्ट। और फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। तो यहां से मान लो आ गया अल्फा बीटा, एक्स इक्वल टू अल्फा सॉल्व करके आ गया और वाई इक्वल टू बीटा आ गया। एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा कॉमा बीटा कॉमा जीरो पॉइंट लाइज ऑन बोथ प्लेन। इसका मतलब ज्योमेट्रिकली भी सोच सकते हो, जेड इक्वल टू जीरो मतलब एक्स वाई प्लेन। तो ये जो दोनों प्लेन है ना, ये दोनों प्लेन एक्स वाई प्लेन में कहीं ना कहीं मीट कर रहे होंगे। मान लो एक प्लेन ऐसा था, वो एक्स वाई प्लेन को ऐसे कट कर रहा है, और दूसरा प्लेन जो था तुम्हारा, सपोज करो दूसरा प्लेन कुछ ऐसा था, ऐसे था मान लो, ऐसे ऐसे, ये दूसरे डायरेक्शन में ले लेते मान लो ऐसा था, ऐसा। ये भी एक्स वाई प्लेन को मीट कर रहा है कहीं ना कहीं पर ऐसे। अब ये दोनों प्लेन जहां पर एक्स वाई प्लेन को, तो इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो भी तो एक्स वाई प्लेन को वहीं मीट करेगी ना ऐसा। तो ये जो पॉइंट आया, ये वाला जो आपने सॉल्व किया, दोनों प्लेन का कॉमन पॉइंट एक आया, जेड इक्वल टू जीरो लेकर के, अल्फा बीटा जीरो, ये दोनों प्लेन का पॉइंट है, इसलिए एलओआई पर भी लाई करा थी। ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का पॉइंट आ गया। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे एक पॉइंट मिल गया और डायरेक्शन रेशियो मिल ही चुका है। तो इक्वेशन मिल जाएगा x माइनस अल्फा ओवर एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा ओवर एम इज इक्वल टू जेड माइनस जीरो ओवर एन। तो ऐसा आपका प्रोसीजर, ऐसे निकालना। तो ये बात अगर समझ में आ गई आपको, सभी लोगों को समझ में आ गई, तो इस पर भी क्वेश्चन कर लो, एक दो सम्स इस पर भी करके बताओ। एक क्वेश्चन तो आपने डाउट में पूछा था, तो मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाई दिया था। यहां समझने वाली बात ये है कि ये जो ग्रे कलर से मैंने ड्रॉ किया, ये एक प्लेन है, और ये दूसरा वाला ड्रॉ किया, ये वाला लाइट ग्रे है, ये दूसरा प्लेन है, और इन दोनों की ये ग्रीन कलर वाली लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। ये ग्रे कलर का प्लेन एक्स वाई प्लेन को कट कर रहा है ऐसे, और ये दूसरा वाला लाइट ग्रे वाला प्लेन एक्स वाई प्लेन को ऐसे कट कर रहा है। ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू डी, ये है एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू पी। मान लो ये दो अलग अलग प्लेन है। फिर ये दोनों लाइन जहां कट कर रही है ना, वही है जहां पर एल ओ आई भी कट करेगी।
तो जब आप लिखते हो ना जेड को 0 पुट करते हो, जब आपने बोला था कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस D0 या माइनस इक्वल टू डी, तो ये लाइन ये वाली है ऐसे। ऐसे ही जब इसमें A1x प्लस B1y इक्वल टू D1, वो ऐसे लाइन आई एक्स वाई प्लेन में, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है जो LOI का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ज्योमेट्रिकली मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में इसकी इमेज भी बने कि एक्चुअली क्या हो रहा है 3D स्पेस में। तो अपन को ये पॉइंट मिल गया और ये डायरेक्शन रेशियो मिल गया, इसलिए लाइन का इक्वेशन लिख दिया हमने। That's it. क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? सर अगर इस सेम एग्जांपल में ये जो पिक्चर आपने शो की है, हाँ बोलो। इस पिक्चर में अगर हम एक्स की सॉल्व करते वक्त एक्स इज इक्वल टू 0 करते हैं, हाँ, तो वो कैसे दिखता है? मतलब कि वो तो लाइन ही कर रहा लाई इसमें। क्यों नहीं कर रहा है? ये प्लेन, ये जिस प्लेन की बात करो, ये प्लेन यहीं तक थोड़ी है। कोई भी प्लेन तो इन्फिनिटी तक जाएगा ना। तो कोई भी प्लेन जब एक्स एक्सेस को, एक्स वाई प्लेन को कट करेगा, तो कहीं ना कहीं वाई जेड प्लेन को भी कट करेगा, जेड एक्स प्लेन को भी कट करेगा। आप ये थोड़ी सोच रहे हो कि सिर्फ ये इतना छोटा सा प्लेन है। प्लेन का मतलब क्या होता है, उसका मैं थोड़ा सा पार्ट दिखा रहा हूं ना यहाँ पर, इतना। बट ये पूरा ऐसे एक्सटेंड हो रहा है ना, ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है ऐसे। ऐसे ये वाला भी प्लेन जो है, ये वाला, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है ऐसे, दोनों साइड में। तो डायग्राम को थोड़ा सा समझने के लिए मैंने ऐसा ड्रॉ किया ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्लेन ऐसा हो जो, तुमने एक्स इक्वल टू 0 पुट किया ना, एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? वाईजेड प्लेन। एक्स इक्वल टू 0 का मतलब होता है वाईजेड प्लेन। तो वाईजेड प्लेन में एक प्लेन है जो वाईजेड प्लेन को ऐसे कट कर रहा है, सपोज करो ऐसे कट कर रहा है, ऐसे ऐसे कुछ। और एक दूसरा प्लेन है, वो भी वाईजेड प्लेन को कट कर रहा है, वो कुछ ऐसे कट कर रहा है। अब ये दोनों प्लेन वाईजेड प्लेन को ऐसे, ये एक लाइन, एक एक प्लेन इस लाइन पे कट कर रहा है और दूसरा प्लेन इस वाईजेड प्लेन में ये लाइन पे कट कर रहा है। और जहां पर ये दोनों लाइन मीट कर रही है, ये पॉइंट जो है वो दोनों प्लेन की LOI, LOI ये थी। तो LOI का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। तो आप x इक्वल टू 0 पुट करके जो दो इक्वेशन बनेंगे वो कुछ ऐसे बनेंगे, BY प्लस CZ इक्वल टू D, और एक बनेगा B1Y प्लस C1Z इक्वल टू D1। और इन दोनों को सॉल्व करके जो पॉइंट आएगा वो ये वाला पॉइंट आएगा, ये वाला। ये x है, ये y है और ये z है। कौन सा पॉइंट आएगा? ये x को हमने 0 पुट किया, y की वैल्यू मान लो बीटा आ गई और z की वैल्यू गामा आ गई। ये जीरो बीटा गामा वाला पॉइंट आ जाएगा, ये वाला। फिर ये पॉइंट और ये डायरेक्शन रेशियो आ गया, तो वहां से भी लाइन लिखी जा सकती है। तो उसी लाइन का इक्वेशन, लाइन वही आएगी, लाइन वही आएगी, लाइन में कोई फर्क नहीं है। ठीक है जी। यस सर। जैसे बोला फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड दिस प्लेन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल क्या है, जल्दी बताइए।
क्या किया? डायरेक्शन रेशियो क्या है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ एल ओ आई, दोनों नॉर्मल वेक्टर दिख रहे हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ही तो लेना है आपको। आई कैप, जे कैप, के कैप, 1 2 3 and 3 2 3. So this comes out to be how much? आई कैप का कंपोनेंट तो जीरो ही आ गया जी। इसको आप चाहो तो यहां पर 0 2 0 0 भी लिख सकते हो, इसको 2 0 0 लिख सकते हैं, ऐसा क्या? Yes, sir. यस सर। फिर आपके पास क्या आएगा? तो 3 जे कैप माइनस 2 के कैप। अब ये वेक्टर जो आ रहा है, एक्चुअली ये वेक्टर अगर देखो तो ये है 0 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप, और बोल रहे हैं कि इसका एक्स एक्सिस एंगल क्या है। तो अगर कॉस, इसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या आया, एल क्या आ गया, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा की वैल्यू आ रही है 0, तो एल अल्फा तो 90 डिग्री आ गया, एक्स एक्सिस से 90 डिग्री बना रहा है। और एम क्या है, कॉस बीटा। कॉस बीटा क्या आएगा? Sir, 3/√13 आ रहा है। वेरी राइट, 3/√13 आ गया। तो ये आ गया, बीटा क्या आ जाएगा, बीटा की वैल्यू आ जाएगी कोसाइन इनवर्स ऑफ 3/√13। ऐसे गामा निकालना है, एन निकालना है, एन की वैल्यू आ गई तुम्हारी -2/√13। इसका मतलब गामा जो हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 2/√13 आ जाएगा। मतलब पाई माइनस कोसाइन इनवर्स ऑफ 2/√13। मैंने थोड़ा सा इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज कर ली, आपको याद होगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है जी। तो ये सब छोटी छोटी बातें आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। कैन वी गो अहेड? सबको समझ आ रही बात? यस। Yes. बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन P1 एंड P2 इन द थर्ड प्लेन P3। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखें आप में से कौन कौन इसको आंसर कर पाते हैं। ये मतलब ठीक है, जे एडवांस टाइप का प्रॉब्लम है, सिंपल ही। आप समझ जाएंगे तो फटाक से आंसर करेंगे, मतलब आंसर करने में हो सकता है आपको 2 मिनट भी नहीं लगे, बट समझ जाएंगे पूरी बात को ठीक से। तो आपके पास में 2-3 मिनट टाइम है, आराम से सोचो। हाँ बताइए, क्या प्रोग्रेस है, कैसे सोचा, क्या सोचा अभी तक? सो पहले लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देंगे उसी तरीके से जिसे निकाल रहे हैं। ओके, मतलब ये दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की बात करें आप ना? यस। ठीक है, फिर ये दो प्लेन कौन कौन से दो प्लेन की बात कर रहे थे हम लोग?
P1 P2 इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिए, चलो निकाल दिए, फिर क्या करेंगे बोलो? सर ये फिर उस पे हमें पॉइंट जो पता है उसकी इमेज, सॉरी, फोटो परपेंडिकुलर निकाल दें अच्छा, तो P3 में। P3 में, चलो ठीक है, मान तो तुम्हारी बात में दम है, ठीक है। इन्होंने ऐसा बोला कि पहले आप P1 P2 की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, ये P1 0 है और ये P2 0 है, तो LOI निकाल लो, और इस LOI पर दो पॉइंट ले लो, A और B, और वो पॉइंट का इमेज कर लो इसमें P3 में, थर्ड प्लेन, और फिर इन दोनों इमेज पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन का इक्वेशन लिख दो, वही लाइन आप प्रोजेक्शन हो जाएगी इसकी। बात में दम है, किया जा सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो, एक दिस इज वन पॉसिबिलिटी, एंड आई मे आर मे नॉट गो वन लाइक दिस, बट अगर कोई ऐसे करना चाहता तो आई डोंट स्टॉप, आई डोंट डिसएग्री, दैट इज ऑल्सो ओके। कुछ और बेटर सोच सकते थे। सर अगर फैमिली ऑफ लाइंस से प्लेन जो निकलता है स्ट्रेट लाइन से वो पता चलता है फैमिली तो ऑफ लाइन्स ने फैमिली प्लेन, यस सर, फैमिली ऑफ प्लेन से एक ऐसा प्लेन निकाल लेते हैं जो परपेंडिकुलर होगा इससे, वेरी डॉट करने करेक्ट, के बाद वेरी लैम्डा करेक्ट, वेरी पता चल करेक्ट। जाएगा। अभी जैसे पहले पीछे निकाला था ना, ये वाला प्लेन निकाल दो जो जो P1 P2 के इंटरसेक्शन से पास करता हुआ और P3 के परपेंडिकुलर हो, अभी थोड़ा निकाला था ना ऐसा प्लेन आपने, तो ये प्लेन का इक्वेशन अपन लिखेंगे P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0, एंड फाइंड लैम्डा so that it is perpendicular to P3। निकाल लो भाई, P1 प्लस लैम्डा P2 करेंगे तो 2 प्लस लैम्डा, बताते जाओ, -3 माइनस लैम्डा एंड 1 प्लस लैम्डा। ये आया आपका डायरेक्शन रेशियो इसका, और P3 के साथ डॉट ले लो, तो डॉट लोगे मतलब इसका डॉट लेंगे किसके साथ में? 1 2 -3। 1 2 -3 के साथ में, तो इसको जीरो करेंगे तो क्या आएगा बोलो? 2 प्लस लैम्डा -6 -2 लैम्डा -3 लैम्डा 0। यहां से लैम्डा की वैल्यू बताइए क्या आ रही है? -7/4। लैम्डा इज इक्वल टू -7, वही क्वेश्चन वही है इनफैक्ट। लैम्डा -7/4 आया तो इक्वेशन ऑफ P4 आया ना, ये P4, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन 4 आ गया। P4 का इक्वेशन क्या है बोलो? 4P1 -7P2 0, तो यहां से आ जाएगा 4 टाइम्स 2x, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, आप चाहे डायरेक्ट आंसर वहां से भी लिख सकते हैं, -z -4 एंड -7 मल्टीप्लाइड बाय x -y प्लस z प्लस 1 0, क्या आया बता दो? तो x -12 प्लस 7 तो -5y, एंड 4z -7z -3z -16 एंड -1 -23, बोलो यही था। अब ये जो प्लेन P4 आया, इस प्लेन का और P3 दोनों प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ही तो चाहिए अपन को, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो इन दोनों की LOI निकालो, फाइंड LOI। अब LOI निकालने के लिए डायरेक्शन रेशियो ले लिया आपने, क्या? I कैप J कैप K कैप 1 -5 -3 एंड 1 2 -3। थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर 7 लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, 0 7 0 ऐसे लिख सकते हैं, तो आएगा क्या?
माइनस 3i कैप माइनस के कैप का नेगेटिव, तो आप लिख 3i कैप प्लस के कैप लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना। यस यस सर। और फिर एक पॉइंट कोई ले लो। पॉइंट के लिए बेस्ट तरीका है कि जेड को आप कुछ भी पुट कर दो। सर, इसमें y को पुट करो 0, आसान रहेगा। y को पुट करोगे तो फिर दोनों इक्वेशन सेम आ जाएगा ना। x माइनस 3z इक्वल टू समथिंग आ जाएगा 23, और x माइनस 3z इक्वल टू -6, वो कभी सॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब है कि y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मतलब होता है जेड एक्स प्लेन, तो जेड एक्स प्लेन के ये पैरेलल है, तो जेड एक्स प्लेन को कभी मीट नहीं करेगी। इसलिए y को 0 मत पुट करो, z को ही 0 पुट करो। z को 0 पुट करो तो आपके पास आएगा x माइनस 5y इक्वल टू 23 और x प्लस 2y इज इक्वल टू -6। तो बेटा आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो 7y की वैल्यू आ रही है -29, तो y की वैल्यू आ गई 29/7 नेगेटिव। तो पॉइंट जो तुम्हारा आ रहा है ना, एक पॉइंट इस पर आ रहा है 0, और y कोऑर्डिनेट क्या है -29/7, और x कोऑर्डिनेट भी निकाल लो, आ जाएगा। अच्छा सा आएगा, मतलब कि गंदा सा आएगा लेकिन आएगा। फिर जब पॉइंट आ गया और डायरेक्शन रेशियो आ गई तो इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर है जी। यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये सारी बातें हैं जो आपको क्वेश्चन में इसी तरह के एप्लीकेशंस मिल सकते हैं। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन जो आपने किया, ऐसे ही एप्लीकेशन आपको मिल सकते हैं क्वेश्चन में। अब ये कुछ क्वेश्चन है, इनको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, अदरवाइज वैसे तो लेक्चर में शेयर कर ही दूंगा, तो वहां से देख लेना। इसको अपने आप कर लेना, अब सारे क्वेश्चन मैं भी यहाँ नहीं करूंगा। बोला फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन इन दिस प्लेन एंड आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन। इट्स नॉट अ बिग डील, कर सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 प्लेन्स। अगर आपको 3 प्लेन्स 3D स्पेस में गिवन है तो उनके डिफरेंट ओरिएंटेशन में किस किस तरह के इंटरसेक्शन हो सकते हैं और क्या क्या तरह की सिचुएशन अराइज हो सकती है। सपोज वी आर गिवन 3 प्लेन, P10 जिसका है A1 B1 C1 डायरेक्शन रेशियो है, P20 जिसका A2 B2 C2 डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल का है, P30 मतलब A3x B3y प्लस C3z इक्वल टू D3। ये 3 प्लेन्स गिवन। 3 प्लेन्स मतलब 3 लीनियर इक्वेशन। ये 3 लीनियर इक्वेशन को अगर आपने क्रैमर्स रूल से कभी सॉल्व किया होगा मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में, तो आपने 3 डिटर्मिनेंट डिफाइन किए होंगे। डेल्टा कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट A1 B1 C1, A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। फिर आपने x के करस्पॉन्डिंग डेल्टा 1, जिसमें आपने यहां पर D1 D2 D3 लिखा होगा फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में, और रिमेनिंग 2 कॉलम को सेम रखा होगा। याद आ रही बात कि नहीं। यस सर। यस सर। और डेल्टा वन या डेल्टा एक्स भी बोलते हैं, एक्स के कॉलम को रिप्लेस किया। ऐसे डेल्टा 2 या डेल्टा वाई क्या होगा बोलो। फर्स्ट कॉलम डेल्टा का सेम रखेंगे, सेकंड कॉलम डेल्टा में आप रिप्लेस करेंगे D1 D2 D3, थर्ड कॉलम C1 C2 C3 एज इट इज रखेंगे। मतलब ये सारे जो आ रहे हैं, डेल्टा जेड बोलो या डेल्टा 3 बोलो, ये आएगा जब आप जेड का कॉलम को D1 D2 D3 रखेंगे, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को सेम रखेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ हाउ डू वी फाइंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, तो आप बोलेंगे दे आर ऑब्टेन्ड बाय द ट्रांसफॉर्मिंग दिस डिटर्मिनेंट। कौन सा कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट, डेल्टा के ही वो वेरिएंट्स है। तो अगर फर्स्ट कॉलम को इससे रिप्लेस करेंगे तो डेल्टा 1 आ जाएगा, सेकेंड कॉलम में रिप्लेस करेंगे तो डेल्टा 2 आ जाएगा, थर्ड कॉलम में रिप्लेस करेंगे तो डेल्टा 3 आ जाएगा। अब क्रैमर्स थ्योरम ये बोलता है कि डेल्टा 1 जो है वो x इंटू डेल्टा होता है, और डेल्टा 2 जो होता है वो y इंटू डेल्टा होता है, और डेल्टा 3 जो होता है वो z इंटू डेल्टा होता है।
इसका मतलब है कि अगर डेल्टा 0 नहीं है तो x हो जाता है तुम्हारा डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y की वैल्यू आ जाती है डेल्टा 2 बाई डेल्टा, और z की वैल्यू डेल्टा 3 बाई डेल्टा होती है, और ये यूनिक वैल्यू आती है। यूनिक वैल्यू मतलब ये तीनों इक्वेशन का एक सिंगल सेट ऑफ सोल्यूशन आएगा, सिंगल पॉइंट। मतलब ये तीनों इक्वेशन एक पॉइंट पर सेटिस्फाई करेंगे, सिर्फ एक पॉइंट पर मीट करेंगे। मतलब कि ऐसा सिचुएशन होगा कि ये तीनों प्लेन एक सिंगल पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, ऐसा मतलब ये वाला पॉइंट है। तो इस पॉइंट पर तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मान लो ये अल्फा आ गया और ये बीटा आ गया और ये गामा आ गया, मतलब कि अल्फा बीटा गामा ये यूनिक सोल्यूशन है ए। और एक प्लेन था तुम्हारा ए बी सी, एक प्लेन था ए सी डी, एक प्लेन था ए बी डी। मान लो ये एक P1 प्लेन तुम्हारा ए बी सी प्लेन है, P2 प्लेन ए बी डी प्लेन है, और P3 प्लेन ए सी डी प्लेन है, ऐसा कुछ है। और ये तीनों प्लेन जो है रिस्पेक्टिवली एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो ये बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन का केस। बिकॉज ये तीन इक्वेशंस जो हैं इसमें कई सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, यूनिक सोल्यूशन भी हो सकता है, नो सोल्यूशन भी हो सकता है, इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन भी हो सकते हैं। तो वो किन किन कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये मैंने वहां से रिकॉल किया। अब जरा देखो, लिखते जाओ ये सारे पॉइंट को। सॉल्विंग क्रैमर्स रूल, वी गेट दिस केस 1, द थ्री प्लेन्स कट एट वन पॉइंट। कब? जब कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट डेल्टा नॉन जीरो हो जाए, that is unique solution, and the point of intersection is given by alpha beta gamma. ठीक है, समझ आ रही बात? मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डेल्टा 1 बाय डेल्टा, y कोऑर्डिनेट डेल्टा 2 बाय डेल्टा, z कोऑर्डिनेट डेल्टा 3 बाय डेल्टा, मींस ज्योमेट्रिकली सिचुएशन ऐसी है कि ये ब्लू कलर का पेन है, एक प्लेन है P3 मान लो, ये जो पिंक कलर का है P1, और ये व्हाइट कलर से जो दिख रहा है वो P2, और ये तीनों A पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। तो A इज अ कॉमन पॉइंट XYZ या अल्फा बीटा गामा। कितने लोगों को समझ में आ गया? आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम की किसी भी एक कॉर्नर को देखो तो उस कॉर्नर पर तीन प्लेन मिलते हुए नजर आएंगे। तो वो तीन प्लेन एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, वो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जब तीनों प्लेन का इक्वेशन में यूनिक सोल्यूशन की सिचुएशन होगी। वर्टेक्स ऑफ द टेट्राहेड्रन फॉर्म्ड बाय थ्री प्लेन्स। दूसरा केस, अगर डेल्टा 0 नहीं है तब तो ये केस हो गया, बट अगर डेल्टा 0 है, अगर डेल्टा 0 है तो क्या क्या बात होती थी, याद आया कुछ? डेल्टा 0 के केस में क्या क्या पॉसिबिलिटी होती थी? कंसिस्टेंसी के क्राइटेरिया में डेल्टा नॉन जीरो को छोड़ दो, डेल्टा 0 जब बोलते थे तो उसमें दो पॉसिबिलिटी होती थी। एक होता था कि डेल्टा 0 है और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीनों 0 है। समझ रहे हो? इसका मतलब ये वाला 0 इक्वल टू 0, 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0, 0 इंटू वाई इक्वल टू 0, 0 इंटू जेड इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन को देखो ध्यान से, क्रैमर्स रूल का। तो अगर लेफ्ट भी 0 राइट भी 0 तो एक्स कुछ भी हो सकता है, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जेड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन। और अगर डेल्टा 0 है बट डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से एटलीस्ट 1 इज नॉट 0, एटलीस्ट 1 ऑफ डेल्टा 1 और डेल्टा 2 और डेल्टा 3 तीनों में से कोई एक नॉट 0 है। तो भाई देखो, मान लो से मैं अगर बोलता हूं कि डेल्टा 3 0 नहीं है, तो 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि डेल्टा 1 और डेल्टा 0 है। 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, बट 0 इंटू जेड इज इक्वल टू डेल्टा 3 होगा जो कि 0 नहीं है।
तो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, जीरो में कोई चीज मल्टीप्लाई करो और नॉन जीरो आ जाए तो पॉसिबल नहीं हो सकता, ये केस होता है नो सोल्यूशन। बट मेरा पॉइंट यहां डिस्कस करने का ये है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी। देखो इनफाइनाइट सोल्यूशन ऐसे भी हो सकता है कि जब तीनों प्लेन कोइंसाइड कर जाए, यही P1 इक्वल टू 0 है, यही P2 इक्वल टू 0 है, और यही P3 इक्वल टू 0 है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उस केस में इस प्लेन का हर पॉइंट तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगी। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दो प्लेन सेम हो जाए, P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू 0 सेम प्लेन हो जाए, और तीसरा प्लेन जो है वो उसको ऐसे कट कर रहा हो, ऐसे। ऐसा कुछ हो। तो उस केस में ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आएगी, ये LOI, इस LOI के सारे पॉइंट तीनों को सेटिस्फाई करेंगे। तो भी LOI पर कितने पॉइंट होंगे भाई? इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। तो ये भी इनफाइनाइट प्लेन, इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस हो गया। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि तीनों अलग अलग प्लेन हो, तीनों अलग अलग प्लेन हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो आज पढ़ा था P1 प्लस लैम्डा P2 टाइप कैसे। तो उस केस में ये जो कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आएगी, इसके सॉल्यूशंस, इसके पॉइंट सारे तीनों को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये तीन जो पॉसिबिलिटी मैंने दिखाया, ये भी और ये भी और ये भी, तीनों ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन की सिचुएशन में आ सकते हैं। बट ये जो फर्स्ट केस है, और ये जो सेकंड केस है, और ये जो थर्ड केस है, ये तीनों में कुछ कुछ फर्क है। देखो सेकंड और थर्ड केस में जो सॉल्यूशंस है वो एक लाइन पर लाई करते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। और फर्स्ट केस में सॉल्यूशन एक प्लेन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं पूरा, तो इसमें इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट स्क्वायर पॉइंट्स हैं, इन्फिनिटी स्क्वायर पॉइंट्स हैं। और इस वाले केस में इन्फिनिटी पॉइंट्स हैं जो कॉमन है। तो आपको देखना पड़ेगा कि वो सोल्यूशन लाइन फॉर्म कर रहे हैं या सोल्यूशंस प्लेन फॉर्म कर रहे हैं। और नो सोल्यूशन का केस कैसा होगा? नो सोल्यूशन के केस में तीनों पैरेलल हो जाए तो भी नो सोल्यूशन हो जाएगा। ऐसे तीनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, या ये भी हो सकता है कि दो प्लेन पैरेलल हो जाए, दो प्लेन बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हो ऐसे, और तीसरा उनको कट कर रहा है ऐसे, ऐसा। तो भी नो सोल्यूशन का केस हो जाएगा। और एक केस ऐसा भी हो सकता है कि तीनों प्लेन ऐसा एक प्रिज्म फॉर्म कर रहे हो, ये भी नो सोल्यूशन के केस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रिज्म के केस में फर्स्ट और सेकंड की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, फर्स्ट और थर्ड की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, सेकंड और थर्ड की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ये तीनों लाइन पैरेलल होगी तो कभी मीट नहीं करेगी। तो ये नो सोल्यूशन की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। समझ में आ रही बात? यस सर। सर तो ये सारी पॉसिबिलिटीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो आज का डिस्कशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। अब आप क्या करेंगे, जो जो भी आपके पास शीट है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने क्लास में अभी डिस्कस भी कर चुका हूं, फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन बच गए तो उसको कर जाएंगे। 3D पर आपको कोई असाइनमेंट मैंने शेयर करी थी क्या, टेक्सचुअल एक्सरसाइज टाइप की कुछ? सर डीपी नो भी दी सर। सर। वेक्टर पे तो करी थी, वेक्टर पर करी थी। 3D पर अगर आप बोलेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा 3D पर भी। अदरवाइज आप जो अपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर जाइए वो इनफ है। और जो टेक्सुअल असाइनमेंट अगर चाहिए, अगर आपको थोड़ा आसान क्वेश्चन करना है तो टेक्सुअल असाइनमेंट भी कर सकते हैं, जैसा बोलेंगे वैसा कर लेंगे। ठीक है, बिकॉज कल आपकी कोई क्लास नहीं है। आपको दो प्रोबेबिलिटी के 11th के रिवीजन के मैं लेक्चर शेयर करूंगा, अभी ग्रुप पे डाल दूंगा, राइट।
और वो लेक्चर्स आप आराम से, कल का दिन है आपके पास में, मंडे का दिन है, तो मंडे तक आप उसको दोनों लेक्चर देख जाना। थियोरेटिकल लेक्चर है, सारे कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी के जो 11वीं के लेवल के हैं, सारे टर्म्स, सारी डेफिनीशंस, सैंपल स्पेस की क्लासिफिकेशंस, इवेंट्स के क्लासिफिकेशन, वो सारी बातें थियोरेटिकली कंसेप्चुअली समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो दैट हम लोग जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, बस केवल क्लासिकल डेफिनेशन बता करके और उस पे प्रोबेबिलिटी की जो बेसिक प्रॉपर्टी लेके सीधे क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। और फिर +2 लेवल पे थोड़ा सा, एक क्लास तो हम लोग +1 के लेवल का ही प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में फिर +2 लेवल के कॉन्सेप्ट पे आएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस सर। ठीक है जी, सो शैल वी क्लोज? यस सर। चलो फिर मिलते हैं। ओके बेटा, टेक केयर, बाय। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।